अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, शायद हुकूमत को अब ये एहसास हो चला है कि सख्त रवैये से उमूर मुमलिकत और पार्लियामेंट चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। वज़ीर-ए-आज़म को पार्टी और हुकूमत के अंदर से ये मशवरा दिया गया कि अपोजिशन को डायलॉग टेबल पर लाया जाए। पहले मुज़ाकरात की बातें हम देखते थे कि अपोजिशन जमातें कर रही थी, लेकिन अब ये हुकूमत के अंदर बैठे लोग प्राइम मिनिस्टर को तजवीज़ दे रहे हैं और आपस में भी सलाह मशवरे कर रहे हैं। अब क्या दोनों का इत्तफाक हो रहा है इस मामले पर? क्या वाकई ये वक्त आ चुका है कि अब कौमी डायलॉग की तरफ जाया जाए? इस पर हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे। दूसरा ये कि कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। लगता है कि ना ही अवाम इसे सीरियस ले रहे हैं और ना ही इंतज़ामिया कवानीन पर अमल दरामद करवाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। 24 घंटों में 37 अमवात, 2304 नए केसेस, कोई छोटा फिगर नहीं है। लेकिन क्या ये इस बात का इशारा है कि हम फैसले करने में ताखीर कर रहे हैं? और आखिर में बात करेंगे 15 नवंबर को होने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, जिनसे मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का कहना है कि धांधली हो रही है। अब इंतखाबात से पहले ये इल्जामात क्यों लग रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ेकार नासिर चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ेकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ेकार अज़हर उम्मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक पर्सनल तज्ज़ियाकार मोना आलम साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मोना अपना वक्त देने के लिए। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम की इब्तिदाई में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि अब प्राइम मिनिस्टर को तजावीज़ और सलाह मशवरे के हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है, तो कुछ पॉइंट्स मंजर आम पर आए, जिसमें यह था कि सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए, पार्लिमानी जमातों को आपस में इंगेज रखा जाए, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब से भी मुलाकात की जाए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ताकि वो पार्लियामेंट के लोगों को एतमाद मिले। अपोजिशन को मिसाल कि मईशत, कोरोना की सूरत हाल और खारजा पॉलिसी पर मुज़ाकरात की दावत दी जाए, और जिसे ग्रैंड डायलॉग का नाम दिया जा सकता है, जिसमें अपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी, डायलॉग की टेबल पर नहीं आती। नासिर चुगताई साहब, फरमाइएगा, आपको लगता है कि ये हालात जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क अब नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ते नजर आएगा हमें? देखिए, इसमें बहुत देर हो चुकी है, पहले ही बहुत आखिर हो चुकी है। उसकी वजह से जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है वो बहुत दरहम बरहम हो गया है, और साथ ही साथ ये भी कि बहुत ज़्यादा लोगों में कशीदगी है, तनाव है, और ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कत्ल करके दम ले गई है। अब पहले सबसे पहला स्टेज ये होना चाहिए कि जो गालियाँ, जो बदज़बानी हम करते हैं, हमारे लीडर करते हैं TV पर बैठकर, पहले उसको बंद होना चाहिए। मतलब डाकू, चोर, लफंगा, बदमाश, बदकुमाश, कोरोना से ज़्यादा बुरी बीमारी, और जादूगरनी, कठपुतली और कठपुतली तमाशा, मतलब मैं और बाकी गालियाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा क्या दी जा रही हैं जलसों में और TV पर बैठकर, वो नाकाबिले, मतलब मैं कम से कम बयान नहीं कर सकता। पहले तो उसको बंद करें। मतलब शेख रशीद कल कह रहे थे कि भाई अगर बात करनी है हुकूमत से तो बताएं क्या बात करनी है। अभी काबीना खुद यकसू नहीं इस बारे में। काबीना खुद, हालांकि काबीना में बहुत बड़ा ग्रुप है जो बहुत पहले से कह रहा है बात करो, मुज़ाकरात करो। प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात पे तैयार नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर कल तो कहा है कि माइनस एहतसाब हर इशू में बात हो सकती है, लेकिन किससे बात करेंगे लोग स्पीकर से बात करने को तैयार नहीं है। स्पीकर ने जो सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था, PDM उसमें नहीं गई, और उसकी वजह बहुत 2 महीने पुरानी वजह है उसकी, जब स्पीकर ने बहुत गलत तरीके से हाउस चलाया था और लोग बाहर चले गए थे। उसका लोगों ने डिवीज़न का मुतालबा किया था और स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद वापस ले ली कि आप डिवीज़न हो सकता है, फिर वापस ले ली। हालांकि स्टाफ भी कह रहा था कि डिवीज़न ज़रूरी है। तो ये सूरत हाल है। वज़रा की अपनी हरकतें हैं, अपोजिशन की अपने सख्त बयानात हैं, इन पर तवज्जो देनी चाहिए। नेशनल डायलॉग का एजेंडा तय करने के लिए कमेटी बने, और मिसाक मईशत एक बहुत अच्छी तजवीज़ थी। बिलावल ने जो तजावीज़ दी थी कोरोना पर, उससे पहले 2-3 इशूज़ के ऊपर, वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव थी। उन सबको तो गाली दे के फेंक दिया गया रद्दी के टोकरी में। अब जब आपसे मामला नहीं चल रहा है तो आप, जाहिर सी बात है, मुज़ाकरात तो होने चाहिए और नेशनल डायलॉग भी होना चाहिए। नेशनल डायलॉग किस पर? खाली मिसाक मईशत पे नहीं होगा, फिर मिसाक जमहूरियत पे भी होगा, फिर कंडक्ट पे भी होगा,
फिर निज़ाम पर भी होगा, फिर निज़ाम के स्टेक होल्डर्स पर भी होगा कि कौन कौन स्टेक होल्डर होना चाहिए। और ये एक बार हो जाए, इसको सील कर दें, पैक कर दें और इस पर अमल करें। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की बलूचिस्तान में, मुझे पता नहीं म्यूट क्यों हो गए बार बार, वो कौन उसको बैठकर सेंसर कर रहा था, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि यहाँ लोग आए, काम नहीं किया। बलूचिस्तान में तो बतौर स्टेट नाकाम हुए हम लोग, बतौर स्टेट नाकाम हुए। मैं चैलेंज करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि वो कोयटा से कराची तक का सफर बाय रोड कर ले। हो चुकी है, अब आपको पत्थर का ज़माना ज़्यादा मुस्तकबिल करीब में ये डायलॉग होते हुए दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, देखिए, नहीं डायलॉग होने चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो वक्त ज़ाया हो गया, किसके खाते में जाएगा ये? ठीक है, जो ढाई साल ज़ाया हुए, ये किस खाते में जाएंगे? नहीं छोड़ूंगा, वो हम नहीं छोड़ेंगे, इसको गिरा देंगे, इसकी हुकूमत गिरा देंगे। ये क्या था, ये सब क्या था? ठीक है जनरल साहब, हुकूमत नेशनल डायलॉग की तरफ देख रही है, ग्रैंड डायलॉग का नाम देकर उसे। ऑपोजिशन मिसाके जमहूरियत को रिन्यू करने के हवाले से हमने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों बातें सामने आई, दोनों के बयानात, दोनों के नजरियात देख के ऐसा लग रहा है कि अब हम नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो डायलॉग की बात हो रही है, ये ऑल पार्टीज डायलॉग की बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के तो वो डायलॉग करें। नेशनल डायलॉग का तस्वर बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे उसका जिक्र आ रहा है, क्योंकि ये और मेरी नजर में भी ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है इस वक्त और इसको पॉलिटिकल पार्टीज को रिजॉल्व करना चाहिए और बहुत अच्छा हो कि अगर ये पार्लियामेंट में रिजॉल्व करें। और मैं इत्तफाक करता हूँ, जो एनबीसी बात अभी कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट अभी कह रही है कि हम मिसाके मईशत पे भी बात करने वाले कर सकते हैं, या और जो भी वो तजावीज़ जो हैं वो काफी पहले आई थी अपोजिशन की तरफ से, और हम बार बार कहते रहे कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी हुकूमत के लिए कि ये उनको एंगेज कर लेते इन चीजों में। और ये मसला अगर हम कौमी मसाइल देखें जिसमें कि फॉरेन पॉलिसी के इशूज हैं या अपने मईशत के इशूज हैं, ये किसी एक पार्टी के बस की बात है नहीं, क्योंकि इसके लिए जरा लंबे वक्त की पॉलिसीज चाहिए और एक गवर्नमेंट होगी फिर दूसरी आएगी, तो कंटिन्यूटी अगर मिल जाए पॉलिसीज को तो बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने नहीं किया और वक्त ज़ाया किया। अब भी अगर हो तो अब मुझे कुछ शक ये पड़ता है कि हो सकता है हम एजेंडा पर फंसे रहे, एजेंडे पे ही फैसला ना हो सके, क्योंकि अगर तो सिर्फ कौमी मसाइल की बुनियाद पे आपने बातचीत करनी है तो वो तो कोई मसला लंबा नहीं है, वो तो फौरन हो सकती है आपकी बातचीत अवाम के मसाइल हल करने हैं। लेकिन अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी कुछ रिजर्वेशंस हैं, अपने मुकदमात हैं, केसेस हैं, उनका कुछ किस्सा है, क्योंकि मेरा अपना अंदाजा है कि बहुत कुछ जो है वो उसी पे आएगा उन मुकदमात पे, क्योंकि मुकदमात पे आप देखिए कि ऑपोजिशन का स्टांस ये है कि जनाब हमारे साथ दुश्मनी हो रही है, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है हमारी। अगर ये विक्टिमाइजेशन है उनके ख्याल के मुताबिक तो लाजमन इसी पे बात करेंगे, वो कहेंगे जी हमारी विक्टिमाइजेशन बंद करें। राइट। और गवर्नमेंट को साबित करने के लिए ये जरूरी है कि विक्टिमाइजेशन नहीं है बल्कि ये आपके एक्चुअल मुकदमे हैं, तो वो कहाँ जाके आप ठहरेंगे कहाँ पे। तो ये इसमें बहुत बड़ी एक हिच मौजूद है ये, क्योंकि बज़ाहिर ये नजर आता है कि ये कोई ग्रैंड डायलॉग या कोई पॉलिटिकल पार्टीज आज कोई रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन अंदर गहराई में बहुत ऐसे इश्यूज हैं जो कि हल करने मुश्किल होंगे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इनको आपस में अगर ये बात करने के लिए राजी हो जाएं, उसमें भी एक हुकूमत की तरफ से अभी वाज़े पॉलिसी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं अभी भी अगर मगर की गुंजाइश है, कंफर्म कुछ नहीं है कि ये बढ़ते हैं उस तरफ, ये नहीं बढ़ते। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर वाज़े कह दें कि जी हम बातचीत करते हैं, तो फिर भी जरूरत होगी कि एक ऐसा एजेंडा सामने आए, ऐसे पॉइंट सामने आ जाए जिससे वाकई इत्तफाक राय हो सकता कि आज पे बात करनी। ठीक है, मोना जनरल साहब ने कहा अभी भी हिचेस मौजूद हैं और सबसे बड़ा जो बैरियर है वो करप्शन केसेस का है। अब आ जाए नेशनल डायलॉग की तरफ, उसके साथ साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए ज़रिया, बात यह है कि आपने जैसे कहा पार्टी रहनुमा और बहुत एक बड़ा फैक्शन है पीटीआई में जो कि बार बार ये कह रहा है कि जी आप अपोजिशन को एंगेज करेंगे। बिल्कुल बात दुरुस्त है, काबीना के मुतअद्दिद इजलास में ये बात हुई है। दूसरी तरफ जो उनके एलाइज हैं, खास तौर पर काफ लीग, उनके कामिल अली आगा साहब मुतअद्दिद मरतबा मेरे साथ प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को बहुत जज्बाती तौर पर उन्होंने अपील की है कि खुदा के लिए डायलॉग करें, अगर हमें कहते हैं तो हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ऑपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से। तो ये जो एलाइज हैं वो भी बातचीत के हामिल हैं,
वो भी बातचीत के हामी है। इस चीज का यहाँ पर भी नजर आता है, जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अलाए है, और आपने देखा जैसे पीडीएम का जो क्वेटा जलसा हुआ था उसमें काफी उन्होंने अकोमोडेट किया है ऑपोजिशन को। हत्ता ये ऑपोजिशन को लग रहा था कि शायद उनको इतनी अकोमोडेशन या इतनी फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी उस जलसे के लिए, लेकिन क्वेटा जलसा उन्होंने बहुत खुशअस्लूबी से निपटाया। तो जो एलाइज हैं वो तो हमें बड़े क्लियर कट नजर आते हैं। एमक्यूएम हो गई, बीएपी हो गई, जीडीए मैं नहीं समझती कि इतनी कोई मुज़ाकरात की हामी है, ले औकाफ की खास तौर पे सरे फहरिस्त। तो ये तमाम तो चाहते हैं कि वजीर आजम को कन्विंस कर रहे हैं, इन्होंने बहुत दफा कहा है वजीर आजम को, और इनके अच्छे रवाबित हैं तमाम अपोजिशन जमातों के साथ। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के साइड की बात हो गई। जहां पर अपोजिशन के साइड की बात है, आपको पता है कि जब से जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद से हमने देखा है कि जरदारी साहब का जो एक तर्ज सियासत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक नया तर्ज सियासत दिया है और वो बहुत रिकंसिलिएटरी है। वो कभी भी दरवाजे अपने बातचीत के लिए या मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं करते। इस दफा भी हमने ये देखा। और ये बात देखें, बिलावल साहब फिर अपने स्टेटमेंट को फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने अगर ये नहीं कहा कि किसी का नाम नहीं लेना, तो मैंने ये भी नहीं कहा कि अगर नाम ले लिया तो कोई कबाहत है। वो उन्होंने फिर एक आफ्टर थॉट के तौर पर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, लेकिन जो उनके पहले अल्फाज थे मुझे लगता है वो ज्यादा मायने खेज थे, क्योंकि उन्होंने वाकई कभी भी किसी का नाम लेकर हर्जा सराई नहीं की है। उन्होंने सिर्फ एक जेनेरिक बात की है, इस्टेब्लिशमेंट या फिर पावर्स दैट बी उनके हवाले से उन्होंने बात की है। तो इससे भी ये चीज जाहिर होती है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से उन्होंने अपने दरवाजे बातचीत के लिए खुले रखे हैं, आज भी खुले हैं। खैर, अलबत्ता नून लीग इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें उसमें फौरी तौर पर इन्वॉल्व हो जाए। अब जरियाब, अब थोड़ी सी बॉल गेम कल से मुख्तलिफ हुई है। जो मरियम नवाज साहिबा का भी बयान आ गया है, और वो मुझे काफी इस सेंस में दिलचस्प और मायूब भी लगता है, क्योंकि बहुत कुछ कह दिया है उन्होंने। अब उससे पीछे जाना, पीछे हटना मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। उनके स्टेक्स इसमें बड़े हाई हैं, उनकी पार्टी को बहुत नुकसान हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर वो अब ये बात कर रही हैं कि नहीं जी हम बातचीत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि इस हुकूमत को आके फौज गिरा दे, तो इससे भी आप ये देखें कि उनका ये इरादा है कि वो कंडीशनल बातचीत की तो उन्होंने बात कर दी है, ये तो कर दी है उन्होंने, लेकिन जो शर्त उन्होंने रखी है वो बहुत ही नामुनासिब है। अलबत्ता बातचीत करने के लिए वो भी आगे बढ़ रही हैं, वो भी चाहती हैं कि बातचीत हो। सही। रज़ा रोमी साहब, यहाँ पे अब दो एस्पेक्ट्स आ गए। जब एनबीसी ने बात की तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसा करने में, ऐसा सोचने में बहुत देर की। मोना जो बात कर रही है मरीम बीबी की तरफ रख के, वो कह रही है कि उन्होंने कंडीशन ऐसी रख दी है कि जिसे पीछे हटना उनके लिए भी बड़ा अजीब सा होगा। फिर कहाँ जाएंगे ये नेशनल डायलॉग? देखिए, बात यह है कि जो पहला इसमें जो एक अहम इशू है वो ये है कि ये डायलॉग तो मुतवातिर होना चाहिए हुकूमतों और अपोजिशन के दरमियान। कौमी पॉलिसियों के ऊपर अवामी मफाद के लिए बातचीत और डायलॉग होना चाहिए। ये तो एक रिवायत है किसी भी पार्लिमानी सिस्टम में, और ये इसको अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉलो किया गया पिछले 2.5 साल में, तो इसकी तो सख्त जरूरत है। मगर यहाँ पर ये जो मामला है इस वक्त, जो पीडीएम मुकाबला हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ये मामला कुछ और है। और ये मामला जो है ये एक सिस्टम के बारे में एक इशू है कि जहाँ पे जो सिस्टम ऑपोजिशन का कहना है कि इसको ठीक किया जाए या बदला जाए, वो मुझे नहीं मालूम कि वो सिर्फ पीटीआई से मुज़ाकरात से हल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो पहली तो ये बात है कि ये इसको वेलकम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट में कोई इस तरह के लोग मुशीरान हैं जो अकल की बात आ रहे हैं वजीर आजम को और उनकी जो उनके करीब हैं काबीना के मेंबरान, तो ये तो इसको तो वेलकम करना चाहिए। मगर इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मामला आगे बढ़ चुका है, जैसे हम सबको मालूम है, क्योंकि इसमें जो मुतालबात हैं वो कहीं ज्यादा आगे की तरफ बढ़ गए। अभी मरियम नवाज का जो हालिया इंटरव्यू है वो तो एक है इशू, से पहले पीडीएम के जलसों में भी और पीडीएम का जो एलामिया भी है मुश्तरका सारी पार्टीज का, उसमें भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसके ऊपर वो बहुत सी चीजें चाहते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल उसमें कोऑपरेट करके वो कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के खुद अपने खिलाफ हैं, तो वो उसमें पीटीआई क्या मुज़ाकरा का क्या हल निकलेगा। पीटीआई ये तो कहेगी ना कि ठीक है हम गवर्नमेंट छोड़ें और नए इलेक्शन करवाते हैं, या हम
कुछ और करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डायलॉग है, अगर नेशनल डायलॉग होना भी है तो उसमें फिर तमाम जो स्टेक होल्डर्स और फरीकैन हैं उनको शामिल होना पड़ेगा, और उसमें जो है इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल होना पड़ेगा। तो आपको ऐसा फिर होता नजर आ रहा है रज़ा साहब, यही मेरा मामला है ना, यही मेरा सवाल है, नजर आ रहा है फिर आपको मुस्तकबिल करीब? ठीक है सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब। आप ये देखें कि ये अगर आप 90 की दहाई में चली जाएं तो उस वक्त भी यही था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती थी तो नून लीग गिराना शुरू कर देती थी, नून लीग की गवर्नमेंट आती थी तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो गिराना उनको शुरू कर देती थी। तो मतलब ये एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते। कम से कम अगर आप इलेक्शन हार गए हैं, यहाँ पे तो हर इलेक्शन में धांधली का शोर मचा है, कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसमें धांधली का शोर नहीं बचा? तो इनमें इतनी जो जरूरत ही नहीं है कि ये 5 साल अपोजिशन में बैठ सकें। नेशनल डायलॉग ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो अंदरूनी हालात हैं, जो कोविड की वजह से मुआशी हालात हैं, या उससे पहले जो हो गए थे, या जो बैरूनी खतरात हैं, पाकिस्तान घिरा हुआ है। हमें इन मसाइल के अलावा और बहुत मसाइल हैं दुनिया में। अमेरिका के मसला है, सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं, ईरान से ताल्लुकात हैं, टर्की से ताल्लुकात हैं, बहुत चीज़ें हैं देखने वाली। और जिस तरह इंडिया हमारे ऊपर कोई भी मौका ऐसा जाने नहीं देता जिसमें पाकिस्तान को वो अजीमत देना चाहता हो। तो नेशनल डायलॉग की ज़रूरत तो है और होनी भी चाहिए। इन सब को मिल बैठ के सारे मसाइल हल करने चाहिए। अगर किसी के ऊपर करप्शन केसेस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, नैब आज़ाद है, उनके अंडर नहीं आता, लेट द नैब एंड अदालतें डू दिस वर्क। अपने वज़रा को समझाएं कि वो हर केस के ऊपर आके बयानबाजी देनी ना शुरू कर दें, ताकि इससे जो एक घुटन का माहौल सियासी जमातों के दरमियान हो गया उसको कम होना चाहिए। NBC ने जैसे शुरू में कहा, गालम गलोच, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, कोई गिलास मार रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। ये भी एक नेशनल डायलॉग शुरू होने का एक हिस्सा होगा कि पहले सबको काम डाउन करें। काम डाउन करने के बाद जो है बिल्कुल सियासी जमातों को तो बैठना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी का हुस्न है कि जितनी बड़ी जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, उनको सबको मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में है। पाकिस्तान को नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, ताकि अंदरूनी मामलात जो है वो सियासतदान उनको काम डाउन करें, ताकि बैरूनी खतरात से निपटा जा सके और पाक फौज को जो है इन मसाइल से दूर रखा जाए। अगर सियासतदान अपने मसले खुद से हल कर लेंगे तो पाक फौज कहाँ से आएगी? जब भी कभी फौज आई है तो सियासतदानों ने साथ दिया ना, सियासतदान साथ ना दिया करें। सियासतदान अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से फौज अपना काम करती रहेगी, ये अपना काम करते रहेंगे। सही है। तो हमारे मेजॉरिटी का आंसर यही है कि मुल्क में हालात नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे इसमें हिचेस दिखाई देंगे, करप्शन का बैरियर भी अपनी जगह कायम है, लेकिन इसके बावजूद मरियम बीबी का बयान कहीं ढके छुपे अल्फाज में जाहिर करा है कि हाँ वो भी चाह रही हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए। और अपोजिशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसकी एक खासा रोल है सेनेट में भी और पार्लियामेंट में भी, कवानीन को पास करवाने में, बिल्स को पास करवाने में। अगर ऐसे नहीं होता तो बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो कि कानून की शक्ल इख्तियार करने से और बहुत सारे उम्र मुमलिकत चलने से रुक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस से मजीद 37 अफराद जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। 2304 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की शरह 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पंजाब के केसेज 601, सिंध 882, आज़ाद कश्मीर 98, इस्लामाबाद 357, KPK 214, बलूचिस्तान गुज़िश्ता रोज़ के 48। मतलब ये 24 घंटों के दौरान की सूरत हाल मैंने भी आपको अपडेट की है। जनरल साहब, ये केसेस तवातुर से इसलिए इतने ज़्यादा हो गए कि हमने पाकिस्तान में फौरी तौर पर सख्त पाबंदियाँ नहीं लगाई, हमें फौरी तौर पर सख्त पाबंदियाँ लगा देनी चाहिए। देखिए जरिया, पाबंदियां लगाने का काम तो पीछे रह गया। ये तो पाबंदियां हम लगातार अब उठाते रहे। जो बैंकेट हॉल्स वगैरह पहले बंद थे, खोल दिए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, स्कूलों में बच्चे जाने शुरू हो गए। अब आप सिलेक्टिवली बाज़ जगह पे देखते हैं कि जनाब यहाँ 2 केसेस हो गए तो उसको बंद कर देते हैं। बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर फिर बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, जो कि लाजमन अवाम के रोजगार के लिए भी मसला है और उसके साथ साथ आप कह लीजिए कि इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो असल खेल तो यही था कि लोग इस वक्त करते कोशिश के उनको जो SOPs बताए गए हैं उस पर अमल करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सख्त कर दी जाए, लोगों को फाइन किए जाए, पकड़ दकड़ हो कि लोग इस मामले में और रियायत ना इस पर किसी से की जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है इनके लिए, अवाम के लिए भी और हमारी मईशत के लिए।
लेकिन ये है कि जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं और अगर लोगों ने इसको इस जो भी नजर आ रहा है हमें ट्रेंड, अगर इसका वापस ना आया ट्रेंड और ये बढ़ते गए केसेस, तो हो सकता है कि हुकूमत को फिर करना पड़े, उधर जाना पड़े लॉकडाउन की तरफ, और वो मेरा ख्याल है बड़ा फिर तकलीफदेह होगा लोगों के लिए, माशी तौर पे भी और आम जिंदगी के लिए। लिहाजा जरूरत इसी बात की है कि हुकूमत बहुत सख्ती करे इम्प्लीमेंटेशन, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब जो लगा दी गई हैं उन्हीं पर मजीद अमल दरामद करवाया जाए। मोना, आप समझते हैं कि हमें फौरी तौर पर सख्त पाबंदियां लगा देनी चाहिए? देखिए दरियाब, मुझे लगता है जो पहले हमने किया था यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन, हत्ता ये कि हम तमाम ने बैठकर उसके ऊपर बड़ा एक क्रिटिकल अपना नजरिया रखा, लेकिन मुझे लगता है दैट हैज वर्क और पूरी दुनिया ने इस चीज को वाकई एक्नॉलेज किया है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। और इससे हमारी मईशत भी, हत्ता के बहुत मसाइल हैं और एक आम आदमी के लिए जिंदगी बहुत बहुत दुश्वार है, लेकिन ये बात है कि मईशत के एतबार से अगर देखें तो हम एक बहुत, इससे भी बड़ी गालिबन खुदा न खास्ता अगर तबाही आती तो हम उससे बच गए हैं। तो ये एक दो फायदे वाली चीज है, दो धारी तलवार एक अच्छे तौर पर मैं कह रही हूँ, उसको नेगेटिव वे में नहीं कह रही। तो मुझे लगता है वो एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, उस जानिब जाएं। आप, मुझे जो डैमेजिंग पॉइंट्स लग रहे हैं वो मैं बताना चाहती हूँ कि कहां से मुझे लगता है कि डैमेज शुरू हुआ है। डैमेज यहाँ से शुरू हुआ है कि एक तो जलसे जुलूस पहले PTM की तरफ से शुरू हुए, फिर हुकूमत ने भी जवाब दिया, ये जलसे जुलूसों का सिलसिला, और अब GB इलेक्शंस चंद रोज की दूरी पर, आप वहां पर भी आप देख लें। तो ये तमाम जो हालात हैं, इसकी वजह से मैं नहीं समझती हम उनको ये कह सकते हैं कि आप जी अपनी सियासी सरगर्मियां रोक दें, नहीं, ये नहीं कह सकती मैं। लेकिन मैं उनको इतना जरूर कहूंगी कि खुदा के वास्ते आप इंश्योर करें और आप उस वक्त हर बंदे को देखें, मतलब ये ऑपोजिशन के अपने लोगों को और गवर्नमेंट के अपने लोगों को, जो पॉलिटिशियंस हैं यानी उनको भी कोरोना हो रहा है, तो वो अपने अवाम का ख्याल करें, बार बार अपनी तकारीर में बोलें भाई, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप इम्पोज करवाएं वहां पे। और ये गवर्नमेंट का या इंतजामिया की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे पहले NCOC के फैसले इन्होंने बड़ा एक सख्ती से इम्पोज करवाए थे, अब भी उसी तरह की सख्ती दिखाएं। हर जगह फाइन है इस पे, अगर इन जलसे के लोगों के ऊपर भी अगर आप फाइन लगाना शुरू कर दें तो मुझे तो लगता है लाखों जमा हो जाएंगे गवर्नमेंट की किटी में। तो ये चीजें कहीं नजर नहीं आ रही, इन्फोर्समेंट बहुत कमजोर है। एक जलसे मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि रोक दें, क्योंकि इस वक्त जो है सियासी तौर पर टेम्परेचर्स हैं, मुझे लगता है ये ज्यादती होगी और बहुत एक तारीखी मकाम है कि GB में भी एक प्रोविंशियल उसको स्टेटस हम देने जा रहे हैं। दूसरी चीज जहां से जो एक खराबी है वो शुरू हुई, वो ये थी कि स्कूल्स खोल दिए गए, ये जो तालीम गाहें खोली गई हैं, मुझे इसके ऊपर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक, आप समझे कि हमने, चले मैं मोना आप ही का पॉइंट यहाँ से जरा रेज करती हूँ NBC के साथ। NBC 16 नवंबर को NCOC का इजलास होना है जिसमें ये तय किया जाएगा कि स्कूल्स बंद किए जाएंगे या खुले रहेंगे। दूसरा ये कि ये तजवीज़ भी काबिल गौर है कि मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं वो ज़रा बच्चों को पहले दे दी जाएं। ये पाबंदियां इस तरह के फैसलों की तरफ जाते हैं कि इससे भी ज़्यादा मजीद सख्त होना चाहिए कुछ? देखिए, वो सख्ती वाला ज़माना तो गुजर गया, और अब जब सख्ती करनी थी उस वक्त सख्ती की नहीं आपने। जब लोगों को ट्रेंड करना था कि मास्क पहनने, उस वक्त मास्क का मजाक उड़ाया आपने। जब लोगों को बताना था कि आप डिस्टेंस पे रहें, उस वक्त आप करीब करीब बैठे रहे। कल भी प्राइम मिनिस्टर जवाद ज़रीफ से मुलाकात कर रहे थे और सब मास्क में थे, प्राइम मिनिस्टर मास्क में नहीं थे। तो मुझे क्या मैसेज मिलेगा? मुझे ही मैसेज मिलेगा ना, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब सूरत हाल ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रोसॉफ्ट लॉकडाउन, हार्ड लॉकडाउन, अंडर लॉकडाउन, ओवर लॉकडाउन, ये सब फजूल बातें हैं। बात ये है कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ मैं कि मैं उस मौक़िफ़ पे पहले भी कायम था, दुरुस्त था कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए 2 महीने का, जो आपने नहीं किया और 1 महीने बाद ही आप भाग लिए। फिर आपने कहा मेरी मशत ख़तरे में, मेरा दिहाड़ी वाला ख़तरे में। तो कितने दिहाड़ी वालों को आपने रेडियो पाकिस्तान से निकाला है और स्टेशनों से निकाला है और मुकामात से निकाला, वही बता दीजिए मुझे आप। तो ख़ुद दिहाड़ी वाले के दुश्मन हैं आप तो। दूसरा ये कि हमने कितने टेस्ट किए हैं, कुछ हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है। हम आजकल जो टेस्ट कर रहे हैं वो 39,000 30,000 के करीब कर रहे हैं। 22 करोड़ का मुल्क, अगर पहले तो 11 भी रहे, पहले 8,000 रह गए थे जून जुलाई के बाद, तो कम दिखाने के लिए 8,000 टेस्ट रह गए थे। अब आपको फिर होश आया है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए, मैक्सिमम टेस्ट करने चाहिए आपको। मेरा ख्याल तो था कि
1 लाख टेस्ट पर डे होने चाहिए थे, लेकिन हम तो 50,000 भी नहीं कर रहे हैं। 50,000 टेस्ट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ बीमारी है, कितनी बीमारी है, आप ट्रेस करके क्योर कर सकते हैं उन लोगों को, आप उनको क्वारंटाइन कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं क्वारंटाइन। लोग हैं अभी भी, और लोग सिंध में ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और उनको क्वारंटाइन भी कर रहे हैं, उनको अस्पताल में दाखिल भी कर रहे हैं। और अब अस्पताल भरना शुरू हो गए हैं। अब अस्पतालों में आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़्यादा पहुंच रहे हैं, बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ऑक्सीजन बैंक जो बेड हैं वो भी ऑक्यूपाई हो रहे हैं और वेंटिलेटर भी ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है, लेकिन आज भी मसला अब सख्त पाबंदियों का बिल्कुल नहीं है। आप इत्मीनान के साथ काम करें, लोगों को एजुकेट करें, पाबंदी लगाएं, सख्ती करें, सख्त इक़दाम ना करें, सख्ती करें लोगों पर कि मास्क जो नहीं पहनेगा वाकई उस पर जुर्माना करेंगे, भले इसमें पुलिस वालों का बत्ता चला जाए, भले कुछ चला जाए, लोगों को एहसास तो होगा ना कि उन्हें नुकसान हो रहा है। और जब आजकल जो एहसास है वो ये है कि लोगों को नुकसान हो जाता है, फिर अस्पताल में पहुंच के वो लाख रुपए मतलब आप भी कह रहे हैं कि जितने इक़दाम कर दिए हैं उन पर मजीद सख्ती की जाए ताकि लोग उस पर अमल करें। और दूसरा आपने के भी तजवीज़ दी कि टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए। ज़रियाब, स्कूलों वाला मसला तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, स्कूलों वाला मसला पहले कह चुका था मैं आपको, और ये शादी हॉल वाला मसला ये तो खुदकुशी की है हमने। ठीक रज़ा रोमी साहब। जी देखिए, मैं सबसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, बहुत जो है यूजफुल तजावीज़ सबकी तरफ से आ रही हैं। मेरे ख्याल से सिचुएशन तो तशवीशनाक है, सिर्फ पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में दूसरी लहर जो है वो ज़्यादा शदीद साबित हो रही है और बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने लॉकडाउन की तरफ बढ़े। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो पहले तजुर्बा रहा है, जो उसमें अच्छी पहलू थे या कामयाबी जहाँ पे हुई, वो स्मार्ट लॉकडाउन या उन इलाकों के ऊपर काम करना था जहाँ पे ज़्यादा इंटेंस थी कोरोना वायरस की का फैलाव। तो मेरे ख्याल से मुकम्मल शटडाउन तो शायद मुमकिन होगा भी नहीं। उसके जो असरात होते हैं मईशत के ऊपर और दीगर जो उसके ऊपर एक रिएक्शन भी होता है वो तो शायद काबिल अमल नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो इलाके जो है, इसलिए ये असल में ना लोकल लेवल के ऊपर इसको हैंडल होना चाहिए। शहरों के अंदर भी जिन नेबरहुड्स में या जिन इलाकों में ये ज्यादा इसका फैलाव है उनको बंद कर दिया जाए, बनिस्बत इसके कि पूरे शहर को आप जो है बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है मास्क पहनने की को पर लोगों को रागिब करना और बल्कि उनको जो है फोर्स करना कि वो मास्क पहने। अगर दुकानों में जा रहे हैं, अगर वो कारोबार पे जा रहे हैं, अगर वो कहीं और बाहर जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो मास्क पहनना जो है ना उसको लाजमी करार दे तो दिया गया है कई जगहों पर, लेकिन उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो पहली तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स इस वक्त मौजूद तो नहीं है। मुंतखब हुकूमतें जो होती हैं मकामी सतह के ऊपर, वो इसके ऊपर कहीं ज्यादा बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर होती तो शायद हालात को बड़ा बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा टॉपिक है, इस पर मुख्तसर से बात करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल सिद्दीकी साहब आपकी तरफ में आऊँगी मैं, आप बताइएगा मजीद हमें फौरी तौर पर सख्त पाबंदियाँ लगा देनी चाहिए। देखिए ज़रा अब वो वक्त चला गया, अब उस तरह का कंप्लीट लॉकडाउन जो है दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। इस वक्त लंदन ने भी अनाउंस किया हुआ है, इंग्लैंड में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जब मैं फ़ोन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि दुकानें खुली हैं, लोग जा रहे हैं, स्कूल वगैरह भी खुले हुए हैं। तो ये तो कहीं पर भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक तजवीज़ इनको ये दी जा सकती है कि कंप्लीट लॉकडाउन ना करें, लेकिन कम से कम एक हफ्ते के लिए जो ये इज्तिमा वाली जगह है उनको बंद कर दें, क्योंकि असल मसला तो कोरोना के स्प्रेड का है। अगर एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दें, कॉलेजेस बंद कर दें, शादी हॉल बंद कर दें, तो उससे ये होगा कि चलो एक हफ्ते में कम से कम जो स्प्रेड बहुत तेज़ी से होना था वो थोड़ा स्लो होने की तरफ चले जाएगा। फिर आवाम को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब पहले कोरोना की लहर आई थी तो पीपीईज हमारे पास इतने नहीं थे, मास्क नहीं थे, हैंड सैनिटाइजर्स नहीं थे, दूसरे इक्विपमेंट्स नहीं थे। अब मास्क तो फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को कहने के बावजूद जो है वो लोग इस्तेमाल
नहीं कर रहे, या उन्होंने अगर पहना भी होता है तो मुंह और नाक से नीचे किया होता है, तो भाई उसका मकसद ही ख़त्म हो जाता है। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, जो SOPs बनाए हुए हैं। और गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि प्राइवेट जो इदारे हैं उनको भी नोटिस भेजें कि अगर आपके इदारे में कोई इस तरह का पाया गया जो SOPs पे अमल नहीं कर रहा, तो इदारे को नुकसान हो, भले वो बैंक है, भले वो ट्रैवल एजेंसी है, भले वो कोई प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर है। तो अपनी हुकूमत को इस वक्त एनफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि शॉपिंग सेंटर्स को देखें, जो शॉप्स है वहाँ पे देखें। कई शॉप्स इस्लामाबाद में ऐसी हैं जैसी मैंने देखा है कि वहाँ पे वो बिल्कुल मास्क के बगैर नहीं जाने देते, व्हाट्सोएवर। आप कोई भी हैं वो कहते नहीं, मास्क के बगैर हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो इस वक्त हमें इसके साथ, कोरोना के साथ मिल के लड़ना है, अवाम ने भी और हुकूमत ने भी। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाए, जो भी SOPs है उनके ऊपर अमल करवाए, अवाम अपनी जिम्मेदारी निभाए। जब दोनों मिल के करेंगे तो फिर हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ये बंद करना, ये कंप्लीट लॉकडाउन करना, ये सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, और सिद्दीकी साहब जो आपने मैसेज दिया वही मैं कन्वे करूंगी जाने से पहले कि अवाम पर भी कुछ जिम्मेदारी होती हैं, हमें उनको पूरा करना है। हमें सारा का सारा मलबा रियासत पर नहीं डाल देना चाहिए। हमें इंतजामिया गवर्नमेंट का नहीं ये सोचना चाहिए कि कोई डंडे मार कर हमें बताएगा कि हमने मास्क पहनना है, या हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, या हमने सोशल डिस्टेंसिंग को इख्तियार करना है। ये आपको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने पहली फेज़ में अपने बहुत से प्यारों को जाने दिया है इस दुनिया से। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज़ी असम्बली के इंतखाबात 15 नवंबर को हो रहे हैं, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह नून लीग की जानिब से भी धांधले का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया, जबकि अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है कि क़बल अज़ वक्त इस तरह के बयानात, इस तरह की शिकायत मानी नहीं रखती। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या अपोजिशन को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, या फिर मामला कुछ और है? नासिब चौथाई साहब, क्या रीज़न है इसके पीछे कि अभी इंतखाबात हुए नहीं, कि दोनों जमातों ने धांधले के इल्ज़ाम, धांधले का शोर मचाना शुरू कर दिया? जरिया, धांधली इंतखाबात से पहले ही होती है, अच्छा। उसके बाद नहीं होती। इंतखाबात से पहले होती है कि इंतखाबात में तो कराची कल्चर था हमारा कि हम पोलिंग बूथ पे जाके ठप्पे लगाया करते थे। एक आदमी 1000 लगा गया, एक आदमी 5000 लगा गया, वो कराची का कल्चर था, वो भी ख़त्म हो गया। तो धांधली इंतखाबात से पहले होती है, इसको हम प्री पोल इंजीनियरिंग कहते हैं। वो क्या उनके पास शवाहिद हैं, वो किस वजह से कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत एक्टिव हैं बिलावल भुट्टो, 1 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़े जलसे किए उन्होंने। इस पर कोई नहीं है कि उनके जलसे बहुत बड़े हुए हैं और उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासत वहाँ पर की है। और मुझे लगता है वो मैच्योर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनके जो बयानात हैं PDM का, फौज से बातचीत, फलां से बातचीत, वो मैच्योरिटी को इशारा कर रहे हैं। और लोग जाकर मैदान अमल में मैच्योर होते हैं, मेडल में बैठ कर नहीं होते। तो मेरा ख्याल ये है कि उनके पास कोई चीज़ होगी जिसकी बुनियाद पर कह रहे हैं। वो चीज़ क्या है उन्हें बतानी चाहिए, छुपा के नहीं रखनी चाहिए। उनको बताना चाहिए क्या बुनियाद है जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि धांधली हो रही है। और मरियम ने भी ये कहा कि धांधली हो रही है। तो अब ये दोनों को एक वाइट पेपर इंतखाबात से पहले पेश कर देना चाहिए कि धांधली कहाँ हो रही है, क्या पोस्टल बैलेट में हो रही है, कितने छपे हैं पोस्टल बैलेट, कितने आए हैं वो भी चेक कर लें। और जो ट्रंप भी कहता था कि पोस्टल बैलेट पर धांधली हो रही है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि वजह क्या है इसकी। वजह होगी कोई ना कोई जिसकी बुनियाद पर लोग कह रहे हैं, वरना ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पहले भी एतराज़ था कि वो इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, इस्लामाबाद से फिर गिलगित पहुँचे हैं, वो वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इंतखाबात से पहले धांधली का इल्ज़ाम मैं मुस्तरद करता हूँ। इंतखाबात से पहले धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दें, आप इंतखाबात अच्छे करा दें जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह के कोई इतराज़ात हैं। तो लेकिन धांधली क्या है, किस तरह की है, वो अवाम के सामने आना चाहिए, छुपा के ना रखें। और अगर नताइज में कोई ऊपर नीच होती है तो वो हम खुद देख लेंगे। सही। जनरल साहब, आपको भी लग रहा है कि धांधली हो रही है? क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों कह रहे हैं ऐसे पीपल्स पार्टी और PMLN? देखिए जी, एक तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारा हमेशा का वतीरा यही है
ये हुआ नहीं कि कोई इलेक्शन ऐसा गुजरा हो जहां हमने निजाम तराशियां पहले से शुरू न की हों, और शवाहिद हम कभी उस पर यकीन ही नहीं करते, शवाहिद हम देना जानते ही नहीं। लिहाजा इसमें बहुत सारे अवामिल ये होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं कि अगर कहीं मुमकिन है इस तरह की बात हो जाए कि हम इलेक्शन हार जाएं, जीतने की तो पूरी कोशिश होती है, और जो खुद धांधली कर रहे होते हैं, रिगिंग का इंतजाम कर रहे होते हैं, उसका कहीं जिक्र नहीं होता। लेकिन ये कि अगर हार जाएं तो फिर हमें हमारे पास ये कहने को हो कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि जनाब ये धांधली होगी और हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि असल चीज ये है, अगर किसी को ये कोई कहता है कि धांधली शुरू हो गई है या हो रही है, फिर मेरा ख्याल है आवाम का हक बनता है कि उससे सबूत मांगे। सबूत के बगैर अगर इस तरह की बातें होंगी तो ये सब मैं समझता हूँ फजूलियात है, माहौल को परागंदा करने वाली बात है। अगर है कोई चीज तो बिल्कुल आप सामने लेके आए ताकि ये इलेक्शन के बाद ये मसला खड़ा ना हो। लेकिन चूंकि अल्टीमेटली आपने इलेक्शन के बाद इसको तूल देना है, यही जो कह रहे हैं अभी धांधली हो रही है। अगर ये देखेंगे आप, आज इस चीज को नोट कर लीजिए, अगर पीपल्स पार्टी वहां इलेक्शन जीत जाती है तो आप देखेंगे कि धांधली की कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद नाम नहीं लेंगे कि धांधली हुई। और अगर हार जाते हैं तो ये कंटिन्यू करेगा ड्रामा। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि ये 100% हम पॉसिबिलिटी तो रूल आउट नहीं कर सकते कि धांधली होती नहीं है पहले भी या बाद में, लेकिन जरूरी ये है कि आप इस तरह का मुंह खोलने से पहले सबूत साथ रखें और कन्फ्रंट करें इंडिविजुअल को, अदारे को, जो भी कर रहा है, ताकि अवाम भी उसके ऊपर चित्रौल करें और बाकी पूरी कौम को भी पता लगे क्या हो रहा है वहां। तो ये मैं समझता हूँ बड़े गैर जिम्मेदाराना सी हरकत है कि आप इल्जाम आयद कर दें लेकिन शवाहिद की बात ना करें। बिल्कुल, मैं आप ही का पॉइंट लेके आगे रज़ा साहब के पास जाऊंगी। रज़ा साहब, इल्ज़ाम हम लगा देते हैं, मतलब हमसे मुराद ये जमातें जितनी भी पार्टी में हैं, सियासी जमातें हैं, सबूत देने का रवाज नहीं है। अगर सबूत दे दिए जाते इलेक्शन कमीशन को, जरा इलेक्शन कमीशन के लिए भी दरखास्त पर आगे कोई कार्रवाई करना ईजी हो जाता। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि सबूत जो है वो जरूरी होते हैं कोई भी इस तरह का केस उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन बाज़ मामलात में सबूत जो हैं वो आसान नहीं होते हासिल करने। पहली तो ये बात है कि ये प्री पोल रिगिंग की जो भी कंप्लेंट्स हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, इल्ज़ामात हैं, और जिस तरह से ये भी अलेज किया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों की जो वफादारियां हैं उनको बदल कर किया जा रहा है। देखिए, इस तरह तो 2018 में नेशनल इलेक्शन से पहले भी हुआ था। पंजाब में 30-40 जो थे MNAs और MPAs, उनका ग्रुप बन के उन्होंने छोड़ दिया और वो स्विच करके दूसरी पार्टी में, जो कि हमारे अक्सर होता है। तो यहाँ भी ये हो रहा है। अब सवाल ये होता है कि क्या वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वो देख रहे हैं कि भाई चूंकि फेडरल गवर्नमेंट PTI की है तो उनका ज्यादा फायदा, और गिलगित बल्तिस्तान में JK में भी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वही जीतती है इन इलाकों में भी। तो क्या वो अपना फायदा देख रहे हैं, अपना भला देख रहे हैं, या कोई उनको मजबूर कर रहा है, कोई उनको ऑफर कर रहा है, कोई जो है कुछ आपको पता है माजी में हॉर्स ट्रेडिंग के वो जो इल्जामात होते थे, पैसों वैसों का लेन देन, छांगा मांगा, मतलब हमारी तारीख भरी पड़ी इस तरह की इलेक्टोरल और इरेगुलरिटीज से। तो बात यही है कि ये जो इदारे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पर, ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की तमाम जो शिकायत और एलिगेशंस होती हैं उनका जायजा लें और इंश्योर करें कि कोई इसमें शफाफियत जो है उसके ऊपर कोई आंच ना आए। मगर अफसोस क्या कि ये होता नहीं है, उनकी रिस्पॉन्स स्लो होती है या कभी वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, और फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते भी धांधली के इल्जामात जो है वो लगते हैं, पहले भी बाद में भी। अभी भी आपको पता है जो सारा PDM का बयानिया है उसमें 2018 की धांधली जो है उसका बार बार जिक्र होता है। तो ये एक मसला है। मैं तो कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि वाकई कोई धांधली हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या सबूत नहीं है। मगर ये कि जो इदारे इसके ऊपर कारबंद हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर बर वक्त एक्शन लें और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। सही। सिद्दीकी साहब, रज़ा साहब कह रहे हैं जो इदारे मामला देख रहे हैं, हुकूमत मामला देख रही है, इलेक्शन कमीशन मामला देख रहा है, रियासत के इंतजामी इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। आइडेंटिफाई करेंगे क्या वजह है, क्यों दरखास्त गई है कि ये रिगिंग वाला मामला है? ज़रियाब, आप देखें कि इलेक्शन कमीशन को तो खुद बिलावल और मरियम नहीं मानते, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने इनको मुल्क बदर किया था
और इनको गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का ऑर्डर दे दिया था और ये इन्होंने जाके अदालत से स्टे ले लिया। तो सबसे पहले तो ये खुद ही इलेक्शन कमीशन को मानते ही नहीं हैं। फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का इदारा किसने बनाना था? कोई गैर मुल्की ने आना था या फ़ौज से एक्सपेक्ट कर रहे थे? किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपने इदारा बनाना था ना। आप यहाँ पे ले लें, 2013 के इलेक्शन में आरओ का इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी हारी, उन्होंने शोर मचा दिया। आरओ का इलेक्शन था, उन्होंने 5 साल में कितनी एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन में या अदालत में आरओ के खिलाफ लेके गए? कोई सबूत था उनके पास? फिर 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठ गया। आरटीएस किसने बनाया था? नून लीग की हुकूमत ने। नून लीग की हुकूमत के दौर में बना था। और आपको पता है हमारे मुल्क में कि हमारे ऑफिसेज में जब काम का लोड ज़्यादा आता है तो हमारे अपना कंप्यूटर्स चोक कर जाते हैं। तो जब आपने इतना बड़ा सिस्टम बनाया था मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, तो डेफिनेटली वो एंड में आगे चोक कर गया, नहीं उसने परफॉर्मेंस दी, आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, लेकिन अदालत में नहीं गए आप उस आरटीएस के मसले को लेके। इसी तरह ये कि एनबीसी ने बिल्कुल ये सही कहा कि शोर मचा देते हैं, धांधली, इनको प्रूफ्स देने चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है वहाँ पे तो ये किस मुंह से कहेंगे कि भाई धांधली? फिर इसका मतलब कि जो धांधली का शोर मचा रहे थे वो धांधली करके खुद आप आ गए और कभी भी हुकूमत में जाके ये प्री पोल रिगिंग का जो शोर मचा रहे थे उसकी तहकीकात नहीं कराएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे वतीरा है, ये कभी भी मानते नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री भी हो सकते हैं। ये पहले से एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम हार गए तो लोगों को यही परसेप्शन जाए कि जी ये तो पहले से धांधली हो रही थी, तो एक दूसरे पे इल्जाम लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हमारे साथ धांधली की जा रही है। क्या रीजन है अगर किया भी जा रहा है तो? असल में बात यह है, जो भी हारता है उसके लिए हमेशा ही धांधली होती है और जो भी जीतता है उसके लिए इलेक्शन साफ और शफाफ होते हैं। तो ये तो एक रूल ऑफ थंब है पाकिस्तान में बदकिस्मती से। अभी किसी ने, कोई गालिबन हमारे साथियों ने बात की थी कि 2.5 साल जाया हो गए। 2.5 साल नहीं, मैं कहती हूँ 72 साल जाया हो गए, हमने अपने इलेक्शन का निजाम सीधा करके नहीं दिया। अच्छा, ये जो फ्रेश एलिगेशन है ये इस सिलसिले में है कि JUI ने गालिबन ये क्लेम किया है कि 22,000 की जगह 22,000 वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन है GB में, अक्रॉस GB, और उन्होंने कहा है कि 27,000 एज कम्पेयर टू 22,000, यानी कि 27,000 बैलेट पेपर्स जारी किए गए हैं और जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तादाद को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, यानी कि 5,000 इजाफी मुलाजमीन को बताया गया है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, और लिहाजा उनकी बुनियाद पर फिर फेक बैलेट पेपर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। ये एलिगेशन है। मैं समझती हूँ, अब देखें, एलिगेशन को प्रूव होना चाहिए, वाकई ये अभी वक्त है। इसके बाद जब आप रोएंगे या फिर आप इसके हवाले से बात करेंगे कि जी वो हमने कहा था ना कि वो 22,000 की जगह 27,000 जारी किए थे सरकारी मुलाजमीन के नाम, तो वो उस वजह से हम लोग हारे हैं, तो वो मुझे लगता है फिर वो ऐसी मिसाल होगी कि जैसे क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो अब मुझे लगता है अभी वक्त है इस चीज को आगे परस्यू करें। इसके लिए जो अपने कानूनी रास्ते हैं, आईनी रास्ते हैं, वो इख्तियार करें। अगर उनको वाकई ये लगती है ये वाली बात, अभी इस पे करें। और ये जो बात है, जहां तक सर्वेस, देखें रिवायती तौर पे हमें थोड़ा सा असेस भी करना होगा। GB में जो भी फेडरल में जमात होती है वो हमेशा जीतती है। ये एक फितरी चीज है जो होती है। और अभी आप गैलप वगैरह के सर्वेस भी देख लें, उसमें PTI लीड कर रही है 2nd नंबर पर और क्लोज कॉन्टेस्ट है PTI और पीपल्स पार्टी में। पॉइंट पे मैं जाकर कहूंगी कि पीपल्स पार्टी और PMLN खुद हुकूमतें बना चुकी है मरकज में माजी में, और वो ये एक्सपीरियंस खुद कर चुकी हैं, खुद भी GB में गवर्नमेंट बना चुकी हैं। लिहाजा अब ये कहना कि रिगिंग हो रही है, इलेक्शन हुए नहीं, लोगों ने वोट कास्ट किए नहीं, कि धांधली के इल्जामात लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं IMF के हवाले से। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बगैर प्रोग्राम ट्रैक पर लाने से इनकार किया है और ये जो प्रोग्राम है ये $6 बिलियन का है, जिसके हवाले से इनकार जाहिर किया गया है IMF की जानिब से। अब क्या ये इनकार अगर सामने आता है तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और IMF के जो रास्ते हैं वो जुदा होने लगे हैं? रज़ा रोमी साहब, आपको लगता है ऐसा कि रास्ते जुदा हो रहे हैं, IMF का इनकार है? विदिन 40 सेकंड्स प्लीज। देखिए, रास्ते जुदा हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान के पास कोई मुतबादिल है IMF का? तो अगर तो मुतबादिल हो तो फिर तो ठीक है, रास्ते जुदा हो सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें कोई ना कोई समझौता ही करना पड़ेगा और नेगोशिएशन हमारी तरफ से बेहतर होनी चाहिए, जहां पे उनको ये बावर करवाना चाहिए कि लोगों के ऊपर हम इतना ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते, मगर एट द सेम टाइम पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की जो अभी तक करके आदादो शुमार है, जरूरत है और रहेगी आने वाले महीनों में
क्योंकि जब तक हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं करती, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज के जराए आते नहीं है, ये IMF का बेल आउट बिल्कुल चाहिए होगा। इसलिए अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है पाकिस्तान के पास। सही। मोना, अल्लाह करे हमारे रास्ते जुदा हो जाएं IMF से और ये बात सच साबित हो। लेकिन वही बात है, रजा साहब ने जैसे कहा है कि हमारे पास गालिबन मुतबादिल नहीं है, लेकिन इससे छुटकारा बाकी हमारी लॉन्ग टर्म में इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारी मईशत के लिए। देखें, सब्सिडीज IMF देने नहीं देता कि हम सब्सिडाइज कर दें बिजली और गैस वगैरह को। गैस और बिजली के निर्ख उन्होंने फिर भी जोर दिया हुआ है कि आपने बढ़ाने हैं। गैस की किल्लत का पहले से ही गवर्नमेंट ने वार्न करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं समझती हूँ ये सुसाइडल होगा आवाम के लिए कि अगर उनको इस तरह से सिंगल हैंडेडली उनके ऊपर वजन डाला जाए। उसके अगेंस्ट ये बात है कि आप मिनिमम वेजेस फौरी तौर पर बढ़ाएं, मिनिमम वेजेस बढ़ाएं, नौकरियां दें, पब्लिक सेक्टर में दें, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। लेकिन आप अकेले सिंगल हैंडेडली अगर ये उनके ऊपर एक महंगाई का मजीद बम फाड़ेंगे तो मुझे लगता है दिस इज एब्सोल्युटली अंडर। सिद्दीकी साहब, देखिए, इस वक्त तो ऐसा मौका नहीं है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो IMF की बात ना माने। रास्ते जुदा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी गर्दन जो है उन्होंने टाइट करके पकड़ी हुई है। अगर आपको IMF कर्जा नहीं देगा तो आपको वर्ल्ड बैंक से भी नहीं मिलेगा, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो कोविड के हालात हुए हैं, अभी तो इमदाद की मज़ीद ज़रूरत है पाकिस्तान को अपनी मईशत बेहतर करने के लिए। तो बादल नाख्वास्ता हुकूमत पाकिस्तान को IMF की बात माननी पड़ेगी। लेकिन बात वही है कि जिस तरह जितनी जल्दी आप IMF से छुटकारा हासिल कर लें, मतलब बड़े लोन्स ना लें, छोटा मोटा लोन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक IMF के साथ क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, जब तक आपको वर्ल्ड बैंक भी लोन नहीं देगा, तो इस वक्त मुश्किल लगता है कि हुकूमत IMF के फैसले के खिलाफ जाए। NBC, वो शायर कहता ना कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अभी वो स्टेज नहीं आया है कि हम अजनबी बन जाए। हम अरसे से माशी गुलामी में हैं, एक अरसा हो गया हम गुलाम हैं, बिल्कुल स्लेव्स हैं हम लोग। बात ये कि अगर आपके पास इतना दम है, तप्पड़ है, इतने तगड़े हैं आपकी मईशत कि आप IMF को आंखें दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाएं, बल्कि IMF की आंखें भी निकाल लें। लेकिन आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप पे कितना कर्जा है, गैर मुल्की कर्जा, आपका गर्दिशी कर्जा कितना है, आपका GDP और लोन रेशो क्या है, ये आप जरा देख लें। मोर नाचता है फिर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। ये पुरानी मिसाल है बहुत, लेकिन ये हकीकी मिसाल है। हम खुद मुख्तारी, आज़ादी सबके नारे लगाते नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के जो मुज़ाकरातकार हैं, जो IMF से भी आए हैं, उनको चाहिए समझाएं कि हम फिर फंस रहे हैं कोरोना के अंदर, हम फिर गिरफ्तार हो रहे हैं, तो थोड़ी रिलीफ दे दें हमको। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है इसका। मेरे पास लास्ट 40 सेकंड्स है, मुझे जनरल साहब का पॉइंट है। जनरल साहब को प्लीज। देखिए, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मुतबादिल इंतजाम कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जो शुरू में इनको मना कर रहे थे कि आप IMF के पास ना जाएं। हुकूमत सिर्फ क्रेडिबिलिटी के चक्कर में थी कि अगर IMF ने हमें दे दिया कर्जा तो इसका मतलब ये है कि हमारी माशी सिस्टम पे एतमाद किया है और हमें कहीं और भी लेना पड़ा तो मिल जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसकी वजह से आवाम के ऊपर बहुत बोझ आया है और हुकूमत कोई भी इस वक्त जो पब्लिक वेलफेयर का काम करना चाहे तो वो तो फंस जाते हैं, उस पर होता नहीं। लिहाजा कोशिश है इस वक्त के मुतबादिल इंतजाम अगर हो जाए तो IMF से मजीद जो पैसे हैं वो न लिए जाएं। मेरा ख्याल है दो ट्रांचे आ चुके हैं, कोई बिलियन से ज्यादा है। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हमारे रास्ते IMF से जुदा हो, लेकिन दुआ को है हमें कि अगर ये रास्ते जुदा हो तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।